गरीब बेटी का छोटा मायका, बड़ा ससुराल। सर्दी में सभी की खुराक पड़ गई है। मुझे पूरी 7 रोटी फालतू बनानी पड़ रही है। मेरे ससुराल में ये तो अच्छा है कि यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन मायके के मुकाबले मुझे यहाँ 3 गुना ज्यादा खाना बनाना पड़ रहा है। वरना मायके में तो बस माँ और मैं ही थे खाने पीने को। सुमेधा ऐसे बोलकर अपने मायके के दिनों में खो गई। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोस वाली सुषमा जी पनीर की सब्जी बना रही हैं। तेरा पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है क्या? माँ, मन तो न जाने क्या क्या करता है। छोड़ो, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तेरी माँ इतनी ज्यादा बेबस है कि कभी तुझे चटनी रोटी के सिवा कुछ और नहीं खिला सकती। माँ बस करो ना, ऐसे क्यों सोच रही हो? मैं आपके साथ चटनी रोटी खाकर भी खुश हूँ। आप ज्यादा मत सोचो, इस छोटे से घर में हम दोनों एक दूसरे के लिए तो है ना। अरे सुमेधा बेटा, मैं कब से बुला रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ। देखो, अनुराग और मोहित भी आ गए हैं। उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना कर लाओ और राजमा चावल और शाही पनीर भी ले आना। जी माँ जी, लाई। सुमेधा ने अपने ससुराल वालों के लिए खाना गर्म किया और अपने देवर और पति को सर्व किया। सुमेधा एक गरीब छोटे से परिवार की लड़की थी जिसको किस्मत से एक अमीर और बड़ा ससुराल मिला था। उसके ससुराल में ज्यादा सदस्य थे। सुमेधा के गरीब मायके में जो ख्वाहिशें थी वो ससुराल में पूरी तो हो रही थी, लेकिन एक तरफ छोटे मायके से बड़े ससुराल में आने में उसे कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी मैं आ गई, चलिए अब बाजार चलते हैं। क्या कहा भाभी, बाजार? क्यों, हम लोग शॉपिंग के लिए ही तो जा रहे हैं। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी छोटे मोटे से बाजार नहीं भाभी, हम शहर के बड़े मॉल से शॉपिंग करते हैं। हाँ बहू, अब से ध्यान रखना, तू भी अब बड़े घर का ही हिस्सा बन चुकी है। हम लोग ऊंची जगहों पर ही आते जाते और उठते बैठते हैं। चलो अब गाड़ी में बैठो। केशवी के बोलने पर सुमेधा और उसकी नंद रिधिमा गाड़ी में बैठ गईं और ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना शुरू किया। सुमेधा खिड़की की तरफ बैठी थी और उसमें से बस सड़क को देख रही थी। क्या देख रही है बहू? कुछ नहीं माँ, बस देख रही थी कि पाँव से चलने और गाड़ी में बैठकर जाने में रास्ते कैसे लगते हैं। सुमेधा ऐसे बोलकर फिर से अपने पिछले दिनों को याद करने लगी। माँ, बहुत हाथ दुख रहा है, अब तो चला भी नहीं जा रहा है इन भारी भरकम चीजों को उठाकर। बेटा बस जरा सी दूर की बात है और हिम्मत रखना, देख बस घर आ ही गया। देखो माँ, गाड़ी वाह कितनी अच्छी है ना। माँ, काश कि हमारे पास भी गाड़ी होती, फिर तो आप और मैं साथ में कहीं पर भी चले जाया करते, है ना। तेरे बड़े अरमान है ना ऐसे गाड़ियों में बैठने के, दुनिया घूमने और अच्छा अच्छा खाना खाने के। भगवान में मजबूर माँ तो अपनी बेटी को ये सब नहीं दे सकती, तो ही इसकी इन ख्वाहिशों को पूरा करना। मेरी माँ ने जो मेरे लिए मांगा था वो पूरा हो गया। आज मैं गाड़ियों में घूमती हूँ, अच्छा खाती पीती भी हूँ, लेकिन ये जिंदगी भी इतनी आरामदेह नहीं है जैसे कि मैं सोचती थी। यहाँ अगर पैसा है तो जिम्मेदारी भी है। एक तरफ छोटा मायका तो था, लेकिन कुछ सुकून भी था। भाभी, भाभी किस सोच में हो? चलो हम मॉल पहुंच गए। हाँ, अरे हम आ गए क्या? चलो चलते हैं। 1 मिनट बहू, तुम मेरी बहू हो सुमेधा, अपने बालों को ठीक करो। और हाँ, गाड़ी से निकलकर जरा अकड़ कर चलना, अपनी शान तभी दिखाई देती है। जी माँ। केशवी ने जैसा बोला था सुमेधा ने वैसा ही किया। वो मॉल में अपनी नंद और सास की ही तरह अकड़ कर चली और अपनी शान को जाहिर किया। 2-4 चीजें मॉल से जरूरत की खरीदने के बाद केशवी बोली, बहू इस मॉल में ना एक बहुत ही अच्छी ज्वेलरी की शॉप है, चलो 1-2 डिजाइन्स वहां से देखने चलते हैं। कैसी ज्वेलरी माँ? ओहो, डायमंड्स, गोल्ड, प्योर पर्ल एंड इम्पोर्टेंट स्टोन्स की ज्वेलरी, ये बहुत महंगी होती है। चलो तुम्हें दिखाने ले चलती हूँ। केशवी की बात सुनकर सुमेधा भी एक्साइटेड सी हो गई और फिर वो सभी मॉल के ज्वेलरी डिपार्टमेंट में गई, जहां एक बहुत ही बड़ी सी दुकान में केशवी चली गई। सबसे पहले वहां जाते ही केशवी, सुमेधा और रिधिमा के आगे जूस रखा गया और फिर बड़ी ही अच्छी तरीके से उन्हें ज्वेलरी दिखाई गई। मिस्टर, ये डायमंड थोड़ा सस्ता वाला लगता है, इवन मेरी क्लास का नहीं है, थोड़ा और एक्सपेंसिव दिखाइए। जी, आप ये वाली डायमंड रिंग देखिए, हमारी दुकान की सबसे महंगी रिंग है ये, एकदम प्योर डायमंड से बनी हुई है, 12 लाख की है। ये हुई ना बात। सुमेधा बेटा, तुम्हें ये रिंग कैसी लगी? कहो तो तुम्हारे लिए ले लूं। मामा, ये 12 लाख की है, आप इसे लोगी? ऑफ कोर्स मैं लूंगी, और मेरे लिए क्या मुश्किल है। गॉश, तुम भी ना। सुनिए, इसे पैक कीजिए, मैं यूपीआई से बिल दूंगी।
केशवी की बात सुनकर सुमेधा की आंखें फट गई। उसे ताज्जुब हो रहा था कि एक ही झटके में 12 लाख की अंगूठी उसके हाथ में आ गई थी। 12 लाख की अंगूठी मेरी सास ने मुझे बिना इच्छा के दिलवा दी। एक दौर वो भी था जब मैं 12 रुपए की चीज के लिए भी तरसती थी। वाह, कितना अच्छा सच्चा सामान है। काश की इस फेरी वाले से मैं भी कुछ ले पाती। अरे भैया, ये वाली पायल दिखाओ ना। अरे सुमेधा, बेटा, मेरी बच्ची अंदर चल। सुमेधा जिया, क्या बात है, बार बार कहाँ गुम हो जाती हो? कुछ नहीं माँ, चलिए अब घर चलते हैं। सुमेधा मॉल से महंगा सामान खरीदकर घर आ गई, जहां घर आते ही नौकरों ने उन्हें पानी वगैरह पीने को दिया और सभी लेटकर आराम करने लगे। सुमेधा बस लेटे हुए अपनी अंगूठी को देख रही थी। वैसे पैसा भी अजीब चीज है, जब पास में ना हो तब भी फिक्र लगी रहती है और जब हो तब भी फिक्र पीछा नहीं छोड़ती। बहू, आज अनुराग और मोहित का फोन आया था। बोल रहे थे दाल फ्राई, चावल, कबाब और सूप खाने का मन हो रहा है उनका, वो भी लीफी सैलेड के साथ। तो आज वही बना लेना। जी। सुमेधा को मॉल से आते ही इतने सारे लोगों के लिए ढेरों खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। सुमेधा तभी उठकर रसोई में चली गई और एक एक करके सभी चीजें बनाने लगी। हे भगवान, इतना सब कुछ बनाना होगा, जल्दी जल्दी हाथ चला सुमेधा। सुमेधा ने जल्दी जल्दी काम किया और सभी के आने से पहले ही खाना बना दिया, जिसको जिम्मेदारी से उसने सभी को खिलवाया। और जब वो खुद खाने को बैठी, अरे वाह, दाल तो कितनी अच्छी बनी है मेरे छोटे मायके में। ये तो माँ, मुझे नहीं खानी है यही बोरिंग सी दाल रोटी। कभी कभी तो मेरा पनीर, दाल फ्राई, ये सब भी खाने का मन होता है। अरे बेटी, तू यही खा ले। इस छोटे से घर में एक मैं और एक तू ही तो है, उसमें भी क्या ये सब। माँ, आप ना मेरे लिए कोई ऐसा ही ससुराल ढूंढना जो कि आलीशान हो, बड़ा हो। मेरी माँ की दुआएं ही लगी हैं जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। आज मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, लेकिन इसी के साथ मैंने ये भी जाना कि हर तरह की जिंदगी में अगर आराम है तो कुछ ना कुछ दुख भी है। माँ, मुझे अपना छोटा मायका बहुत याद आ रहा है। अरे सुमेधा, तुमने खाना खाया? क्या बात है सुमेधा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस माँ की जरा सी याद आ रही थी। माँ की याद आ रही थी तो मुझे बोल देती, ऐसे क्यों रो रही हो? चलो हम कल ही चलेंगे माँ के घर। मोहित की बात सुनकर सुमेधा खुश हो गई। सर्दी का मौसम था, ऐसे में उसके आलीशान घर में तो सर्दी नहीं लगती थी, लेकिन बाहर निकलकर उसे काफी सर्दी लगी। वो अपनी माँ के लिए स्वेटर भी लेकर गई थी। माँ? कौन? अरे सुमेधा, मेरी बच्ची। माँ? सुमेधा को देखकर गंगा ने भी रोना शुरू कर दिया और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से जाकर लिपट गई। अपनी बेटी को अच्छे कपड़ों में देख गंगा बहुत ज्यादा खुश हुई। महल की रानी लग रही है तू तो। बस अब आपकी ही दुआ है माँ। माँ, मैंने महलों की रानी बनकर एक बात जानी है कि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। मेरी मायके की जिंदगी भी बहुत अच्छी थी, बेशक ये छोटा ही क्यों ना था। आज मैं आपको शुक्रिया बोलने आई हूँ माँ। सुमेधा की बात पर गंगा को फिर से रोना आ गया। सुमेधा ने अपनी माँ को स्वेटर और सर्दी का जरूरत का सामान तोहफे में दिया और खूब सारी बातें करके वो वापस अपने ससुराल लौट गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे अरे, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। आखिर मैं कहाँ से जाऊं? कहीं किसी के ऊपर गिर ही ना जाऊं। ये रात में शौचालय जाना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन ठंड में बिना जाए नींद भी तो नहीं आती है। सरिता कमरे में सो रही थी। अचानक वो शौचालय में जाने के लिए बिस्तर से बाहर निकलकर अंधेरे में चलने लगी। तभी अंधेरे में उसका पैर कभी कहीं डगमगाता तो कभी कहीं। इतने में आवाज आई, ओए माँ! अरे माँ जी, क्या कर रही हो? आपने अपना पैर मेरे हाथ पे रख दिया। हाय, कितना दर्द हो रहा है मुझे मेरे हाथ में। ठंड में भी आपको चैन नहीं है। सॉरी बहू, माफ कर देना, मैं तो शौचालय में जाने के लिए उठी थी। इसके बाद सरिता एक और कदम बढ़ाती है तो इस बार दूसरी बहू चिल्लाने लगती है, हाय मैं मर गई, ये कौन मेरे पैर पर चढ़ गया? अरे माँ जी, आपको ये रात में उठने की आदत जाएगी या नहीं? इतनी ठंड में जरा सी चोट भी तेज लगती है। अरे बहू, करूं भी तो क्या करूं? अगर शौच करने नहीं जाऊंगी तो फिर पूरी रात परेशान रहूंगी। ऊपर से तुम लोगों को आदत है बत्ती बुझाकर सोने की। सरिता जैसे तैसे करके निकल जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो फिर से गीतांजलि के हाथ पर अपना पैर रख देती है और संजना के पैर पर पैर रख देती है। दोनों बहू चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, इस एक कमरे से कब छुटकारा मिलने वाला है हम लोगों को? इससे तो कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं। ये तो हमारी किस्मत में लिख गया है कि एक कमरे में ही गुजारा करना है।
बहू आपस में ऐसे बातें कर रही होती हैं और ये सब सरिता सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। आखिर ऐसी भी क्या मुसीबतें आ गई थी जिसकी वजह से सबको एक ही कमरे में सोना पड़ रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बड़ी ठंड हो रही है। अरे बहू जल्दी से तैयारी कर लो अपनी देवरानी के आने की। क्या तैयारी कर लूं? कोई महल थोड़ी ना खड़ा कर पाऊंगी उसके आने के लिए। वैसे भी ठंड इतनी है, मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे बहू जैसे भी दिन है इनमें गुजारा कर लेना चाहिए। देखना एक समय आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला। 3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, और अब देवरानी के आने के बाद और भी मुसीबतें आने वाली हैं। अगले ही दिन सरिता अपने बेटे की शादी करके अपने घर छोटी बहू ले आती है। आओ बहू, तुम्हारे इस घर में स्वागत है, आओ अंदर आ जाओ। सरिता के कहने पर संजना एक कमरे के ससुराल में आ जाती है। एक कमरा देखते ही वो सोच में पड़ जाती है और अपनी सास से कहती है, बहुत ठंड लग रही है। अरे माँ जी, ये तो एक ही कमरा है, बाकी मेरा कमरा कहाँ है? मुझे आराम करना है। हमारे यहाँ तो एक ही कमरा है, हम सभी इसी में सो जाते हैं। तुम्हें भी यहाँ इसी कमरे में सोना होगा, और सब साथ में सोएंगे तो ठंड भी नहीं लगेगी। एक कमरे में पूरा परिवार, ऐसे कैसे मुमकिन है? माँ जी, एक कमरे के ससुराल में मैं कैसे रहूंगी? ये सुनकर गीतांजलि अपने मन में सोचती है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया है देवरानी जी ने। एक कमरे में कैसे गुजारा हो सकता है? इतने में सास बोल पड़ी, एक समझदार बहू हर जगह गुजारा कर सकती है। फिलहाल तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम और कमरा नहीं बनवा सकते, लेकिन जैसे ही मेरे बेटे मेहनत करके पैसा कमाएंगे मैं तुम्हारे लिए एक और कमरा बनवा दूंगी। ये तो कहने की बात है माँ जी, 3 साल में अपने लिए तो एक कमरा बनवाया नहीं गया आपसे। देवरानी के लिए कहाँ से बनवाओगी? इस तरह उस दिन के बाद से पूरा परिवार एक ही कमरे में सोने लगता है, लेकिन एक कमरे के ससुराल में सोने में बहुत सी परेशानी होती है। रात भर ठंड में कभी कोई अपने पास कंबल खींचता तो कभी कोई अपने पास। देवरानी जी, सारा कंबल अपनी तरफ खींच लिया है। मुझे भी तो सोना है, मुझे भी कंबल दो। गीतांजलि कंबल पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। भली आई मैं तो इस एक कमरे के ससुराल में, यहाँ ठंड में भी मरो और सारे काम भी करो। अब जेठानी जी ने कंबल खींच लिया, मेरा क्या होगा? अरे दोनों इधर से उधर कंबल खींच रही हो, ठंडी हवा कंबल के अंदर आ रही है, मुझे ठंड लग रही है। सारा दिन नौकरी करो और ठंड में मरो, और फिर रात को यहाँ सबके साथ कंबल के लिए लड़ाई करो। हे भगवान, ये कब तक चलता रहेगा? आज अगर हमारे पास पैसे होते तो हम अपने लिए अलग अलग कमरा बनवा लेते, लेकिन हमारी तो तनख्वाह भी बहुत कम है। गरीब परिवार जैसे तैसे करके ठंड में एक कमरे में गुजारा कर लेता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों ही देवरानी जेठानी को ठंड से बुखार चढ़ जाता है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करती। अगर पता होता कि ससुराल में मुझे एक ही कमरा मिलने वाला है और उसी में सबके साथ गुजारा करना है। तुम्हारे आने से पहले माँ जी और मैं एक कंबल में सो जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद वो भी बांटना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। काश कि हम इसका कोई समाधान निकाल सकते। समाधान तो निकल सकता है अगर हम नौकरी करना शुरू करते। हम दोनों बहू मिलकर नौकरी करेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी जेठानी जी? हमारे पति भी तो नौकरी करते हैं और इस घर को चलाते हैं। अगर हम भी नौकरी करें तो हमारी तनख्वाह सूखी सूखी बच जाएगी और हम उन पैसों को मकान बनाने में लगा सकते हैं, यानी कि सबके अपने अपने कमरे होंगे। तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन ये होना मुमकिन नहीं लग रहा। हमें नौकरी कौन देगा? कोई नौकरी देता नहीं है, नौकरी ढूंढनी पड़ती है। हम दोनों कल से घर के काम करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकला करेंगे। संजना और गीतांजलि अगले दिन से नौकरी ढूंढने जाती हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं और रात को फिर से वही एक कमरे में ठंड से ठिठुरते हुए सोना। ऊपर से एक कमरे में इतने सारे लोगों के होने के बाद रात के अंधेरे में जब कोई बाहर आता तो उसी लोगों के ऊपर से कूदते हुए जाना पड़ता। अगले दिन नौकरी ढूंढ ढूंढ कर बहुएं परेशान हो जाती हैं। नौकरी ढूंढने की सारी कोशिश कर ली, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें देवरानी जी? घर जाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। चलो घर चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी रास्ते से गुजर रही होती हैं, तभी वो कुछ लोगों को बहुत सारा कूड़ा जलाते हुए देखती हैं।
अरे भाई साहब, ये लोग कूड़ा क्यों जला रहे हैं? ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, इनको कूड़ा जलाने के पैसे मिलते हैं। ये काम कोई करना ही नहीं चाहता, इसीलिए ये बेचारे 2 लोग ही मिलकर ये काम कर रहे हैं। मुझे और लोगों की जरूरत है जो यहाँ पर आए और कूड़ा जलाएं। मैं उन्हें तनख्वाह पर रखूंगा। अरे भाई साहब, हमें रख लो, हमें नौकरी की जरूरत है। अब क्या हम कूड़ा जलाने की नौकरी करेंगे? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जिठानी जी, सभी काम बराबर होते हैं और हमें भी पैसों की बहुत जरूरत है। संजना के समझाने पर गीतांजलि समझ जाती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रोजाना घर से कूड़ा जलाने के लिए वहां पहुंच जाती। कूड़ा जलाने के बाद उन्हें हर महीने पैसे मिलने लगते। महीने में वो जो भी पैसे कमाती उन्हें जोड़ना शुरू कर देती। देखते ही देखते वो काफी सारे पैसे जोड़ लेती हैं। हमने काफी सारे पैसे जोड़ लिए हैं, अब हम अपने अपने कमरे बनवा सकते हैं। हाँ, सही बोल रही हो, अब हम अपने कमरे बनवा सकते हैं। इस तरह संजना और गीतांजलि मजदूरों को लगवा कर कमरा बनवाना शुरू कर देती हैं। इधर उनका कूड़ा जलाने का काम चलता रहता है। कूड़ा जलते हुए उन्हें ठंड का एहसास भी नहीं होता। अच्छी बात है कि हमें यहाँ काम ऐसा मिला है कि हमें ठंड भी नहीं लगती। इसी के चलते हमें स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ देवरानी जी, काम इतना बढ़िया है कि बस थोड़ी सी बदबू आती है कूड़े की, लेकिन ठंड का एहसास नहीं होता। जो भी एहसास होता है ठंड का, वो रात में ही होता है, जब सभी एक साथ एक कमरे में सोते हैं। लेकिन कुछ दिनों की बात है, जब हमारा कमरा बन जाए तो हम अपने अपने कमरे में सोने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले हमें अपने अपने लिए कंबल भी खरीदने हैं। कमरे तो अलग हो गए, लेकिन बिस्तर भी तो अलग होना चाहिए। हाँ देवरानी जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज ही शाम को बाजार होते हुए चलेंगे। इस तरह गीतांजलि और संजना दोनों देवरानी जेठानी बिस्तर खरीदने बाजार जाती हैं। उनके पास जो पैसे बचे होते हैं उन पैसों से वो बिस्तर खरीद कर घर लेकर आती हैं। कुछ दिन बाद उनके कमरे तैयार हो जाते हैं और वो अपने अपने कमरे में जाती हैं। आखिरकार मुझे मेरा कमरा मिल ही गया। अब मुझे सभी के साथ एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। ये सब मेरी देवरानी की वजह से हुआ है। मैंने उसके बारे में कितना कुछ सोचा, लेकिन वो कितनी अच्छी है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे ऐसी देवरानी दी है। तभी गीतांजलि के कमरे में संजना आती है। अच्छा जेठानी जी, मेरे आने के बाद आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती हैं और उनकी खुशी से सरिता को भी बहुत खुशी मिलती है। चलो अच्छा है, भगवान की दया से अब एक कमरे की परेशानी खत्म हो गई। दोनों बहू अपने अपने कमरे में चली गई और हमें भी एक कमरा मिल गया जिसमें मैं आराम से रह सकूंगी। इस तरह पूरा परिवार कड़ाके की ठंड में हंसी खुशी रहने लगा और सबकी परेशानियां खत्म हो गई।